गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्तर पाठशाला में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज है 5 मई। तो 5 मई के उत्तराखंड से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में यूपी के निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी पर एफआईआर हुई है। वह किस जगह की यात्रा हेतु उत्तराखंड आए थे? तो जी हाँ, यूपी के एक निर्दलीय विधायक हैं अमनमणि त्रिपाठी, उन पर हुई है उत्तराखंड में एफआईआर। लॉकडाउन का पालन ना करने की वजह से। तो किस जगह की यात्रा हेतु उत्तराखंड आए थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करने के लिए। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तब तक हम डिस्कस करेंगे इस न्यूज पर। तो देखिए, रविवार की देर शाम को अमनमणि त्रिपाठी और बाकी लोग क्या हुए, उत्तराखंड में आए बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा के लिए। चमोली जिला प्रशासन ने उन्हें लौटा दिया। तो आपको पता है चमोली में है बद्रीनाथ धाम। तो जो विधायक हैं उन्होंने देहरादून में क्या बताया कि उन्हें जो सीएम हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उनके पिता के पितृकर्म के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ जाना है। तो वहां से उन्हें परमिशन मिल गई, लेकिन चमोली में पूछताछ की गई तो ये फर्जीवाड़ा निकला। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी को उत्तराखंड यात्रा की अनुमति नहीं दी गई थी। तो इस तरीके से उनके ऊपर एफआईआर हुई है। तो दोस्तों, ये है मैप में बद्रीनाथ। तो आइए डिस्कस करते हैं अब बद्रीनाथ और केदारनाथ के ऊपर। तो सबसे पहले बद्रीनाथ को देखते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है कि ये भारत के उत्तर में स्थित है। ये हिंदुओं का भी है और जैन धर्म के आदमी, जैन धर्म के लोग भी इसे मानते हैं। तो अच्छा, मैंने पूछा था आपसे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं भगवान आदिनाथ, और उन्हें भी ये मंदिर समर्पित है। इसीलिए ये हिंदुओं और जैन दोनों का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। अच्छा, तो जो बद्रीनाथ है उसमें जैन धर्म के तो भगवान आदिनाथ का मंदिर है। हिंदुओं के लिए किस चीज़ का मंदिर है? तो हम कहते हैं कि वो विष्णु रूप बद्री नारायण का मंदिर है। जी हाँ, तो बद्रीनाथ में किसका मंदिर है? बद्री नारायण का मंदिर है। फिर हम बात करते हैं कि ये किस नदी के तट पर है। तो ये है अलकनंदा नदी के तो ये है अलकनंदा नदी के तट पर। तो विष्णु रूप के बद्री नारायण और अलकनंदा नदी के तट पर है। अच्छा, बद्री नारायण मूर्ति के बारे में भी एक बड़ी प्रचलित बात है कि इस मूर्ति को 8वीं शताब्दी में, जी हाँ, इस मूर्ति को 8वीं शताब्दी में यहीं बद्रीनाथ के नज़दीक नारद कुंड से, जी हाँ याद रखिएगा, नारद कुंड से आदि शंकराचार्य ने निकाला था। 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से आदि शंकराचार्य ने निकाला था और इसकी स्थापना की थी। अच्छा, आपको मैंने हाल ही में बताया था कि बद्रीनाथ में रावल जो ब्राह्मण है वो पूजा कराते हैं। अब ये रावल ब्राह्मणों के बारे में भी एक प्रचलित बात है। ये जो पुजारी रावल हैं ये केरल से आते हैं। जी हाँ, केरल के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी बद्रीनाथ से रिलेटेड। तो देखिए, केदारनाथ के बारे में भी कुछ बातें। केदारनाथ पंच केदार में शामिल है। जी हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ। दूसरा, इसमें जो बद्री केदारनाथ का जो मंदिर है ये है पत्थरों से बना हुआ। तो इसमें से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, वो है इस मंदिर की शैली का। तो इस मंदिर की शैली है कत्यूरी शैली। याद रखिएगा, इस मंदिर की शैली है कत्यूरी शैली। तो पूछा जाता है केदारनाथ की स्थापना किसने की। तो अगर आपको आदि शंकराचार्य ऑप्शन मिलता है तो आप आदि शंकराचार्य को सर्च करेंगे, आप आदि शंकराचार्य को सही करेंगे।
क्योंकि आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में जन्मेजय का नाम मिलता है, जी हाँ, यदि आपको ऑप्शन में मिलता है जन्मेजय का नाम, तो आप आदि शंकराचार्य की जगह जन्मेजय को सही करेंगे, क्योंकि जन्मेजय ने इस मंदिर का निर्माण किया था। जन्मेजय थे पांडवों के वंशज, जी हाँ, जन्मेजय थे पांडव वंश के, तो इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था और आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो ये थे इस प्रश्न से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। अब अगर बात करें हम बद्रीनाथ की, तो आपको पता है 4 धाम भारत के कौन कौन है? बद्रीनाथ, द्वारिका धाम, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। और छोटा 4 धाम, या फिर हम कहें उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो देखिए, बद्रीनाथ धाम छोटा 4 धाम में भी आता है और 4 धाम में भी आता है। तो ये थे इस प्रश्न से सभी महत्वपूर्ण जानकारी। आपका अगला प्रश्न है, लॉकडाउन के कारण नैनी झील का पानी काफी साफ हुआ है, तो यह किस जिले में है? जी हाँ, नैनी झील जो है वो किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है नैनीताल। काफी सरल क्वेश्चन था। देखिए, गंगा का पानी 100% पीने योग्य तो हो गया है, अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने भी बताया था। अब क्या है कि नैनी झील भी अपने पुराने सौंदर्य में आ गई है, यहाँ भी साफ पानी हो गया है, आपको यहाँ मछलियाँ साफ दिखाई देने लगी हैं। ये देखिए, डॉक्टर अजय सिंह रावत ने कहा है कि ये काफ़ी अच्छा है। देखिए, इन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, झील के ऊपर की 7 मीटर के स्तर को कहते हैं अपिलिमिनियन, फिर जो 9 मीटर तक का स्तर होता है उसे कहते हैं थर्मोक्लाइन। वे दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये काफ़ी पारदर्शी हो गई है नैनी झील। अच्छा, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण है, एक पुल है जहाँ गांधी जी की प्रतिमा और पोस्ट ऑफिस है, और यह विश्व का एकमात्र पुल है जहाँ पोस्ट ऑफिस है, तो इस बात को आपको याद रखना है। तो देखिए, आप अगर कहीं नैनीताल गए हैं कभी, तो आपको पता होगा कि यहाँ क्या है, गांधी जी की प्रतिमा, पोस्ट ऑफिस है पुल में, तो ये विश्व का एकमात्र पुल है। तो इसी बस स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, रेलवे आरक्षण काउंटर सब क्या है, यहीं है, और बहुत सी दुकान वुकान है। और आपको पता है यहाँ क्या है, नैना देवी मंदिर भी है। अच्छा, नैना देवी मंदिर के बारे में क्या पता है आपको? जो 64 शक्तिपीठ थे उनमें से नैना देवी एक है। अच्छा, नैनीताल में एक और है, 7 चोटी। इनके बारे में अगर आप जानना चाहें तो मैं एक और नई वीडियो आपके लिए 7 चोटी पर स्पेशल बनाऊंगा। हाँ, अब बात करते हैं फिर से नैनीताल के ऊपर। अच्छा, तो नैनीताल का पहले जो नाम था वो था छखाता, जो मैंने आपसे अभी प्रश्न पूछा था शुरुआत में। तो नैनीताल का पहले नाम था छखाता, या इसको कहते हैं षष्ठी खात, या इसे कहते हैं षष्ठी खात। लेकिन स्कंद पुराण में, ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न था उसका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि जो स्कंद पुराण में इस नैनीताल झील को कहा गया है त्रिऋषि सरोवर। जी हाँ, त्रिऋषि सरोवर स्कंद पुराण के मानस खंड में कहा गया है नैनीताल को। अच्छा, त्रिऋषि सरोवर क्यों कहा गया है? क्योंकि 3 ऋषि थे, अत्रि, पुलत्स्य और पुलह। नाम याद रखिएगा, अत्रि, पुलत्स्य और पुलह। इन 3 ऋषियों को कहा जाता है कि नैनीताल में जब पानी नहीं मिला तो उन्होंने इस झील को खोदा और इसकी जगह में उन्होंने मानसरोवर झील का, याद रखिएगा ना, मानसरोवर झील का पानी भरा था। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि इस झील में स्नान करना मानसरोवर में स्नान करने के समान होता है। अच्छा, तो आपको मैंने बताया छखाता या षष्ठी खात, ये कहा जाता है नैनीताल को। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि छखाता या षष्ठी ताल का मतलब होता है 60 ताल से, तो पहले यहाँ थी 60 ताल, इसीलिए इसे कहा जाता था छखाता या षष्ठी खात। और स्कंद पुराण के मानस खंड में इसे क्या कहा गया है? वहां कहा गया है त्रिऋषि सरोवर। अच्छा, इसे कहा जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी, या झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं नैनीताल के बारे में। अगर नैनीताल की बात की जाए तो आपको पता होगा नैनीताल की खोज किसने की थी, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। नैनीताल की खोज किसने की थी? देखिए, कहा जाता है कि नैनीताल की खोज की थी पी बैरन ने।
आपने बहुत बार सुना होगा या आप उत्तराखंड अगर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, पी बैरन ने नैनीताल की खोज की थी। इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 1817 में, याद रखिएगा 1817 में जो अंग्रेज कुमाऊं आयुक्त थे जे ट्रेल, वो पहले यूरोपियन थे जो नैनीताल गए थे। जे ट्रेल ये पहले यूरोपियन थे जो नैनीताल की जिन्होंने यात्रा की थी। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ का धार्मिक महत्व देखकर इन्होंने वहाँ से वापस लौट गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1839 में एक यूरोपियन या अंग्रेज व्यापारी, जिसको हम कह सकते हैं पी बैरन, ये चीन के व्यापारी थे, सहारनपुर के थे ये, सहारनपुर या हाँ सहारनपुर। तो पी बैरन जो थे ये अंग्रेज थे और चीनी के व्यापारी थे। ये सहारनपुर आप कंफर्म कर लीजिएगा पी बैरन के बारे में। तो ये चीनी के व्यापारी थे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या की, नैनीताल की खोज की थी। अच्छा, नैनीताल की खोज इन्होंने कैसे की थी? तो नैनीताल की खोज के लिए कहा जाता है कि इन्होंने 1841 में खैरना से लगभग 2360 मीटर ऊंची चोटी, एक जिसको कहा जाता है शेर का डांडा, जी हाँ उत्तराखंड में कहते हैं डांडा, तो शेर का डांडा, उसे चढ़कर पार किया था और नैनी झील की खोज की थी। और उसके बाद इन्होंने यहाँ रहना और बाकी सारे काम शुरू किए थे। तो कुछ और महत्वपूर्ण न्यूज़ हम आज देखेंगे। तो देखिए, पहली न्यूज़ है, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने राज्य के 10 जिले के जो ग्रीन जोन है उन्हें 4 मई से खोलने की बात कही है। ठीक है, और ये भी कहा है कि ये केदारनाथ के दर्शन भी कर सकेंगे। अब देखना है कि ये न्यूज़ ये काम कितने आगे तक होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग में अगर कोई खतरा आता है तो इन चीज़ों को मना भी किया जा सकता है। फिलहाल अभी की जो स्थिति है उसमें ये कहा गया है कि जो 10 जिले ग्रीन जोन में है 4 मई तक खोले जाएंगे। अच्छा हाँ, आपको एक बात बता देते हैं, रेड जोन में कौन है? जी हाँ, हरिद्वार रेड जोन में है। ऑरेंज जोन में कौन कौन है? ऑरेंज जोन में देहरादून और नैनीताल, और बाकी सारे हैं ग्रीन जोन में। अच्छा चलिए, अगली बात देख लेते हैं कि ऋषिकेश में एम्स में रविवार को एक और कोरोना वायरस संक्रमित मिला है। अच्छा, इसके मिलने के बाद ही यहाँ क्या हो गया, 6 मामले यहाँ सामने आ गए हैं। अच्छा, 6 मामले आ गए हैं। और हाँ, उत्तराखंड में ये कहा गया है कि 30 33 साल के जो युवा हैं वो काफ़ी संक्रमित हुए हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो संक्रमित हुए हैं वो युवा हुए हैं उत्तराखंड के अंदर। अच्छा, हाल ही में जो एक महिला का निधन हो गया था एम्स में ही, एम्स ऋषिकेश में, एम्स ऋषिकेश के बारे में मैंने आपको बताया, एम्स ऋषिकेश में एक महिला का निधन हो गया था। उनके बारे में भी एक न्यूज़ थी कि उनको था तो कोरोना, कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन उनकी निधन हुआ था मस्तिष्काघात से, ब्रेन हेमरेज से। तो ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने डिस्कस की। तो आपसे कल फिर से एक नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करनी है और चैनल को शेयर करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कल मिलेंगे।